देखो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एंड एन्युटी, करेक्ट। यस। तो अभी स्टार्ट करते हैं मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। देखो लॉजिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक इज आर्ट ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज लॉजिक? आर्ट ऑफ रीजनिंग। मतलब कोई भी चीज अगर हम बोले तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके सपोर्ट में कोई रीजन होना चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो हाउ टू जस्टिफाई, हाउ टू गिव रीजन इज ऑल नोन एज द मैथमेटिकल लॉजिक। समझ में आ रहा है? तो वन लाइन में अगर डिफाइन करना है लॉजिक क्या है, तो व्हाट इज लॉजिक? आर्ट ऑफ रीजनिंग। और आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग, ठीक है। देखो इसमें स्टार्ट के नहीं, ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर ही इट इज मोर ऑफ ए इंग्लिश लैंग्वेज, लेस ऑफ ए मैथमेटिक्स। इसमें ज्यादातर जो है ना इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आएंगी तुम लोग को, और मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है और काफी इजी है। देखो स्टार्ट करने से पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो 3 पॉइंट्स है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो लॉजिक को समझने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो क्या होता है सेंटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? हाउ कैन यू डिफाइन ए सेंटेंस? A set of words. बट सिर्फ सेट ऑफ वर्ड नहीं, ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स विच शुड कन्वे सम मीनिंग। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, टू नंबर और ग्रेटर, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट क्या ये कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है ये कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं। नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सम सेंस, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। Sentence. सेंटेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंस। अच्छा, सबको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पता होंगे, इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स है सेंटेंसेस के, है ना? कुछ गिना सकते हो? Simple sentence, complex sentence, compound sentence. फिर आगे और बस 3 ही, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस है, बट हमको सिलेबस में यहाँ पे कितने टाइप के सेंटेंस पता होने चाहिए? कितने? 4। हाउ मेनी? 4। जिसमें फर्स्ट है इंटेरोगेटिव। क्या सबको मालूम है इंटेरोगेटिव? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है एक्सक्लेमेटरी। क्या मालूम है ये सबको? एक्सक्लेमेटरी। Exclamatory mark. क्वेश्चन मार्क। हाँ, मतलब जहाँ पे हम लोग कोई इमोशन या एक्साइटमेंट अपने को एक्सप्रेस करना होता है वहाँ पे भी यूज एक्सक्लेमेटरी। फिर थर्ड है इम्पेरेटिव। कौन सा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के 2 सेंस बनते हैं, कमांड भी और रिक्वेस्ट भी। कमांड दो, ऑर्डर दो या रिक्वेस्ट करो, दोनों कौन सी कैटेगरी में आता है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, ठीक है। कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है। फोर्थ जो टाइप है उसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। ये तीनों तो हमको मालूम है, इंटेरोगेटिव भी पता है, एक्सक्लेमेटरी भी पता है। थोड़ा नया क्या है अपने लिए? नया क्या है? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस। देखो मैं सबका एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम लोग को ओपन सेंटेंस समझ में आएगा। व्हाट आर यू डूइंग? इंटरोगेटिव। Interrogative. इंटेरोगेटिव। डू द होमवर्क। Imperative. इंपेरेटिव।
Please do the homework. Imperative. Oh, have you done the homework? Exclamatory. Exclamatory. ठीक है, अब देखो, he is rich. ये तुम लोग को कौन सी कैटेगरी लग रही है? क्या ये इंटेरोगेटिव है? नहीं. नहीं. नहीं सर. क्या ये एक्सक्लेमेटरी है? No. नहीं. इंपेरेटिव? नहीं. 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 अब इसमें देखो, अगर मैं ये ही की जगह पे बिल गेट्स लिख देता हूँ तो क्या तुम लोग को कोई कंफ्यूजन होगा? बिल गेट्स इज रिच? नहीं. नहीं. बट मैंने जब ही इज रिच लिखा ना, तो ये ही कौन है हमको नहीं पता है, बराबर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसका सेंस अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो जो इनकम्प्लीट या कंफ्यूजिंग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? Open sentence. ओपन. तो अगर ओपन सेंटेंस को लेमेन्स लैंग्वेज में समझना है तो उसको क्या बोलने का? इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है, ओपन मतलब इनकम्प्लीट. बराबर समझ गया? चार टाइप: इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव एंड ओपन. अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट. पहला पॉइंट क्या था अपना? Sentence. Sentence. सेकेंड पॉइंट. Types of sentence. थर्ड इज Statement. अब देखो स्टेटमेंट क्या होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मैं पहले लिख लेता हूँ फिर अपन समझते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यूनिवर्सल फैक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट. डिक्लेरेटिव सेंटेंस और यूनिवर्सल फैक्ट which is either true or false, but not both at the same time. But not both at the same time. It's called statement in logic. It's called statement in Logic. लॉजिक. अब देखो ये क्या लिखा है उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. सन राइजेस इन ईस्ट. ठीक है, जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले क्या चेक करने का? क्या ये इन चारों कैटेगरी में से किसी एक को बिलोंग कर रहा है? क्या ये इंटेरोगेटिव है, नहीं. नहीं. एक्सक्लेमेटरी, नहीं. इंपेरेटिव, नहीं. ओपन है? क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सन राइजेस इन ईस्ट? नहीं. नहीं ना? नहीं है. विक्रोली में वेस्ट से निकलता है क्या? नो सर. हाँ, नो सर. तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी. तो ये इन चारों में से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा है. तो व्हेन a given sentence does not belong to any of these four categories, then it will be called डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो ट्रू होगा या तो False. फॉल्स होगा, बट False. दोनों एक साथ नहीं हो सकता. अब जैसे मैंने ये लिखा है तो ये सबको मालूम है मैंने जो लिखा है वो क्या है? True. ट्रू. मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. अच्छा, वैसे अगर मैं लिखूं सन राइजेस इन वेस्ट, ये भी सबको मालूम है कि मैंने जो लिखा है वो क्या है? False. फॉल्स है, गलत है. तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बट ये ट्रू है और ये False. False. तो इनको हम लॉजिक में क्या बोल सकते हैं? Statement. स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट है या नहीं है लॉजिक में, ये चेक करने के लिए पहले ये चेक करने का कि क्या गिवन सेंटेंस इन चारों में से किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या है? स्टेटमेंट है.
अगर स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होगा या तो false, तो ये जो ट्रू या फॉल्स है इनको क्या बोलते हैं? ट्रूथ वैल्यूज. दीज आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए स्टेटमेंट. तो ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से. और फॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल capital F, एफ से. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो अभी जो स्क्रीन पे तुम लोगों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है ना, ऊपर हेडिंग दो मैथमेटिकल लॉजिक, और जो दिख रहा है स्क्रीन पे पॉइंट वो फटाफट कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है. नीचे देखो मैंने तो एग्जांपल भी लिखा है स्टेटमेंट का. पहला क्या है? सन राइजेस इन ईस्ट. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये मैंने जो भी लिखा है ये ट्रू है. और ये जो सेकंड एग्जांपल है मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कि मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सबको मालूम है जो लिखा है वो क्या है? false है. false, फॉल्स है. तो इसका मतलब ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? Declaration in the statement. स्टेटमेंट. इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? पहले वाले की T टी और दूसरे वाले की F, F
Done everyone? Yes, sir. Okay. अब देखो, इसके बाद जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बोला था, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यूज में क्या है? इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, लिखते जाओ साथ में, स्टेटमेंट इज true, then its truth value is t, and if statement is false, then its truth value is f। ठीक है, अब ये जो भी हमने लिखा है ना, ये अपने 5.1 के लिए जितना रिक्वायरमेंट था उसके लिए है। तो सॉरी 1.1 नॉट 5.1, 1.1। सिर्फ देखो इसमें कितने सब क्वेश्चंस दिख रहा है, 25, और सारे 25 में हमको सिर्फ क्या करना है मालूम है? यहाँ पे देखो, मेन क्वेश्चन क्या है इसका, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर आंसर, इफ इट इज ए स्टेटमेंट राइट डाउन इट्स ट्रुथ वैल्यू। करेक्ट? समझ गया सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो, मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूँ लिखना कैसे है, तो तुम लोग फटाफट कंप्लीट कर लो पूरा। फर्स्ट सब क्वेश्चन बोल रहा है, ए ट्राइंगल हैज n साइड्स। क्या लगता है तुम लोग को, ये कैसा सेंटेंस है? क्या ये n जो इधर पे दिया, ये थोड़ा इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है तुम लोग को? n की जगह अगर 3 दे देता तो क्या बोलते तुम लोग? अरे हाँ सर, ये सही बोल रहा है। 3n की जगह पे अगर 2 दे देता तो तुम लोग क्या बोलते? गलत सेंटेंस। मतलब अगर n की जगह पे कोई नंबर स्पेसिफाई करता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हमको पता चल जाता सही है या गलत है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि ये n है क्या 3 है? अगर 3 है तो ये सही हो सकता है, और अगर 3 नहीं है तो ये गलत भी हो सकता है। तो क्या इसको मैं 100% ट्रू मान सकता हूँ? नहीं। नहीं। क्या 100% फॉल्स मान सकता हूँ? नहीं। नहीं। हाँ, तो रिया हैज राइटली सेड कि ये कैसा सेंटेंस है? ओपन। ओपन सेंटेंस है, इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ओपन सेंटेंस है तो फिर ट्रूथ वैल्यू का तो सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो खाली क्या लिख देने का, नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है, नीचे ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज ऑफ ओपन सेंटेंस। क्या सेकेंड वाला सब क्वेश्चन नंबर 2 कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? हाँ बोलो, यस और नो। हेलो? नहीं। नहीं ना? सबको मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अच्छा, 180 की जगह पे अगर 360 बोलता तब? रॉन्ग बोल रहा। हाँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता, सबको पता होता है कि रॉन्ग बोल रहा है। अभी सबको पता है कि ये राइट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये 100% स्टेटमेंट है। और अगर स्टेटमेंट है तो हमको साथ में क्या लिखनी पड़ेगी? ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू इज टी, क्योंकि सही बोल रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या थर्ड स्टेटमेंट है? थर्ड स्टेटमेंट है
हाँ मतलब वो मालूम है ना, वो चार कैटेगरी में से अगर किसी को भी बिलोंग कर जाए तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो नॉट ए स्टेटमेंट। और रीजन क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, Yes, sir. चलो अभी फटाफट 5 मिनट में ये जो 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इनका आंसर लिख लो। जैसे ये 1 2 3 मैंने लिखा है, वैसे ही बाकी के पूरे 25 के लिए लिख लो। 5 से 10 मिनट लगेगा खाली। और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू आस्क। सर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलो। सर वो जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, वो उसके बाजू में लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा चलेगा। ये वाला क्या है? √-4 इज एन इररेशनल नंबर। क्या है? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए ना, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है उसको? तो Irrational. मतलब ये 100% गलत बोल रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है, बट ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स, एफ। ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये कौन सा टाइप है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें को ये क्वाड्रेटिक देके एक्स की दो वैल्यूज दिया हुआ है, क्या ये दोनों वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, एक भी नहीं कर रही। इसका एक्चुअल आंसर क्या है? इसका एक्चुअल आंसर है +4 और +2। इसको सॉल्व करोगे, एक्स के दो आंसर्स क्या मिलने चाहिए? +4 और +2। जबकि वो क्या बोल रहा है? एक्स के दो आंसर्स -4 और -2। मतलब 100% क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। 100% गलत बोल रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो है, बट ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ। ही इज एन एक्टर। ये ही कौन है? कोई मालूम है किसी को? तो ओपन सेंटेंस है, ये इनकम्प्लीट है। ओपन सेंटेंस तो नॉट ए स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस। फिर डिड यू ईट लंच येट? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव, मतलब नॉट ए स्टेटमेंट। हैव ए कप ऑफ कैपुचिनो, क्या है ये? क्या है? इम्पेरेटिव। मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। पर ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन आएगा? ओपन सेंटेंस। इसके लिए क्या आएगा? इंटेरोगेटिव। इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन आएगा? इंपेरेटिव। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है? ये फॉर्मूला सही लिखा है? हाँ सही है। हाँ एक्स प्लस Yes. वाई। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है।
एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप तुम लोग को पता हो कि कोई भी रियल नंबर को, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, रियल प्लस इमेजिनरी। तो मान लो अगर कोई नंबर है नंबर टू को कौन सा नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बट टू को हम 2 + 0i भी लिख सकते हैं ना, क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, आई होप याद हो। तो टू है रियल नंबर, बट उसको मैंने कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो कोई भी नंबर सबसे पहले कौन सा नंबर होता है? रियल। कॉम्प्लेक्स। कोई भी नंबर सबसे पहले क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बाद उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। मतलब यूनिवर्स में सबसे बिगेस्ट नंबर सिस्टम कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये बोल रहा है रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये सही बोल रहा है? यस। तो Yes, ये sir. स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। 1 इज ए प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है? No. No, नहीं, sir. मतलब ये गलत बोल रहा है, हमको मालूम है जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो है, बट क्या है? False. फॉल्स। फिर विद द सनसेट द डे एंड्स, सही है, हाँ ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। ये 1 फैक्टोरियल कितना होता है? फैक्टोरियल मालूम है ना, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल इज 1। 3 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा? 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1. 3 into 2 into 1 मतलब 6 होता है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1 मतलब 2। 1 फैक्टोरियल होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, याद रखना। तो वो तो गलत लिखा है, 1 फैक्टोरियल को 0 बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। फिर ये भी 5 + 3 8 > 11, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। फिर नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है? हाँ है ना, पाई इरेशनल नंबर तो होता है। पाई कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। वैसे ही बाकी के सब लिखो फटाफट। जहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो।
Done, everyone? Guys, done or not? No, 2 sir. minutes, sir. हाँ हाँ, तो बोलो ना, नहीं हुआ ऐसा। कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा ना। ठीक है, अभी देखो जिनका नहीं भी हुआ है वो कंप्लीट कर लेना, सेम ही है। अब हम लोग चलते हैं किधर पे, 1.2 की तरफ। ठीक है, देखो 1.2 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिकल कनेक्टिव्स। दिख रहा है किसके ऊपर बेस्ड है? Logical connecting. हाँ, लॉजिकल कनेक्टिव। अब कनेक्टिव की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे ना। एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? प्राइम स्टेटमेंट। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम स्टेटमेंट। और अगर एक से ज्यादा है, दो या तीन या चार, तो उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। उनको क्या बोलेंगे? और जहां भी कंपाउंड स्टेटमेंट है तो बीच में कहीं ना कहीं हमको एक कनेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही इज गुड
एंड ही इज इंटेलिजेंट, तो बीच में वो कनेक्टिव कौन सा लगाया मैंने, एंड। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कनेक्टिव्स हैं, वही हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो ओवरऑल 1.2 किसके ऊपर बेस्ड है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। Connectives. और लॉजिकल Connectives. कनेक्टिव्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट साथ में आएंगे, और जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट एक साथ आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कंपाउंड स्टेटमेंट। और जो सिंगल स्टेटमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट और प्राइम स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट और प्राइम स्टेटमेंट। प्राइम स्टेटमेंट। अब देखो ये होता है क्या है, इसको समझने के लिए ना पहले ये यहाँ पे दिख रहा है लॉजिकल कनेक्टिव, और टोटल कितने टाइप है लॉजिकल कनेक्टिव्स के, देखो 5। कौन कौन से, पहला कौन सा है, and ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म, इन्वर्टेड भी, और टेक्निकली उसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। मतलब वर्बल फॉर्म एंड है, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। और उसका सिंबॉलिक वर्जन इज दिस, इन्वर्टेड भी। सेकंड कनेक्टिव कौन सा है, और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, और टेक्निकली इट इज नोन एज डिसजंक्शन। फिर नॉट, ये उसका वर्बल फॉर्म, और ये टेक्निकल नेम नेगेशन। ये क्या है, इफ देन। इफ देन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल साइडेड एरो से। इसे सिंगल साइडेड एरो से। और कंडीशनल नेम इज, सॉरी, टेक्निकल नेम इज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। और लास्ट इज इफ एंड ओनली इफ, और उसको शॉर्टकट में IFF भी बोलते हैं। IFF आ गया, मतलब वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ। उसने को गलती से दोनों जगह सेम सिंबल बना दिया है, ये ऊपर जो सिंबल है ना, वो है एक्चुअली ऐसा, बस, मतलब डबल साइडेड एरो। और उसको टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं, बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो हेडिंग दे दो ऊपर, एक्सरसाइज 1.2, और उसमें तुम लोग को क्या क्या लिखना है मालूम है, ये लॉजिकल कनेक्टिव दिख रहा है, ये, और ये टेबल बना लो पूरा। फिर इसके आगे कुछ और टेबल्स है, वो मैं लिख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ और तुम लोग लिखते जाओ उसको, ठीक है। और अभी फिलहाल हेडिंग क्या देंगे, 1.2 और लॉजिकल कनेक्टिव्स, और ये उन कनेक्टिव्स के अलग अलग टाइप्स, 5 टाइप्स, ठीक है। लिखो फटाफट, लिख के हो जाए तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1.1 किसके ऊपर बेस्ड था पूरा, सेंटेंसेस और Statement. स्टेटमेंट। और 1.2 किसके ऊपर बेस्ड है पूरा, Logical connectives. लॉजिकल कनेक्टिव्स। और लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ओके।
Then everyone. No, sir. हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। Yes, sir. अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये तुम लोग को 1.2 में भी काम आएगा, 1.3 में भी काम आएगा, 1.4 में भी काम आएगा और 1.6 में भी काम आएगा। करेक्ट। 2, 3, 4 और 6। अब पहले एक एक करके देख लो और फिर एक साथ लिख लेना, ठीक है। देखो इसमें जो टोटल 5 कनेक्टिव्स है ना, इनको एक एक करके हमको एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा कनेक्टिव ले रहा हूँ? एंड। और एंड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। देखो ये हेडिंग क्या दिया मैंने, ट्रुथ टेबल। ये क्या होता है, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं? एंड। जैसे ही इज गुड एंड ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? पी। ऐसे ही रैंडमली कोई एक स्टेटमेंट है, उसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? पी। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? क्यू। ये पूरा पूरा ना लिखते हुए आई एम अज्यूमिंग फर्स्ट स्टेटमेंट एज पी एंड सेकेंड स्टेटमेंट एज क्यू। और दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा है? एंड। एंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? इन्वर्टेड वी। तो देखो इसका सिंबॉलिक वर्जन क्या हो जाएगा ये पूरे स्टेटमेंट का? पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू। अंडरस्टूड? ये क्या है? वर्बल फॉर्म। और ये क्या है उसका? सिंबॉलिक फॉर्म। ये वर्बल फॉर्म और ये Symbolic. सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं जो तुम लोग को कन्विंस या कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू। कितने स्टेटमेंट्स है? दो स्टेटमेंट। फर्स्ट इज पी, सेकेंड इज क्यू। तो ये दोनों स्टेटमेंट के टोटल कितने ऑप्शंस बन सकते हैं? ऑप्शंस इन द सेंस, हो सकता है कि पी और क्यू दोनों ट्रू हो, स्टेटमेंट है तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रू हो, या हो सकता है एक पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स, या पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू, या दोनों के दोनों फॉल्स। तो False. ओवरऑल
दो स्टेटमेंट्स के लिए कितने ऑप्शंस बन सकते हैं? 4। या तो दोनों ट्रू, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों के दोनों फॉल्स। क्या और कोई ऑप्शंस है? क्या कोई और ऑप्शन नहीं इन चारों के अलावा? नहीं। नहीं सर। नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम में मैंने क्या लिखा है, रीड करो जरा। थर्ड कॉलम में मैंने क्या लिखा है? करो, रीड करो। वर्बल फॉर्म में लिखा है, क्या आएगा उसका? P and Q। पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू बराबर। मैं ऊपर से तो लिख भी देता हूँ। एंड को और क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और पी कंजंक्शन क्यू का वर्बल मीनिंग क्या होता है? पी एंड क्यू बराबर, समझ गया। सपोज मेरे पास दो स्टेटमेंट है, अभी ये दो स्टेटमेंट को भूल जाओ, मैं दो नए स्टेटमेंट लेता हूँ। पी है सम XYZ gets 100 in maths, और Q स्टेटमेंट क्या है? XYZ gets 100 in accounts, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रू का मतलब क्या है कि वो XYZ को मैथ्स में 100 मार्क्स मिल रहा है, और फॉल्स का मतलब XYZ को मैथ्स में 100 मार्क्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, इसका मतलब XYZ को मैथ्स में भी 100 मिला होगा और अकाउंट्स में भी 100 मिला होगा बराबर। तो अभी स्कीम क्या है सुनो, अपने यहाँ पे स्कीम क्या है? अगर किसी को मैथ्स में भी 100 एंड अकाउंट्स में भी 100, देखो कंडीशन क्या है? मैथ्स में भी 100 एंड अकाउंट्स में भी 100 मार्क्स मिला, तो TRA की तरफ से अपने को कितना प्राइस है? कितना है? 50,000। 50,000, ठीक है। ये सच्चे में है, एग्जाम्पल नहीं है, ये सही में है अपने पास, ठीक है। अब इसको रीड करो, ये T P भी T है और Q भी T है, इसका मतलब XYZ gets 100 in maths and XYZ gets 100 in accounts। क्या उसको प्राइज मनी मिलेगा? नो सर। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मैथ्स में भी 100 मिल रहा है एंड अकाउंट्स में भी 100 मिल रहा है, तो क्या ये प्राइज मनी मिलेगा उसको? यस सर, यस। हाँ मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। बट सेकेंड वाले को रीड करो, ये वाले कॉम्बिनेशन को, T और F को। T और F में क्या होगा? XYZ gets 100 in maths and XYZ does not get 100 in accounts। मतलब मैथ्स में तो 100 मिल रहा है बट अकाउंट्स में 100 नहीं मिल रहा है, तो क्या उसको 50,000 का प्राइज मनी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। फिर थर्ड रीड करो, मैथ्स में उसको 100 मार्क्स नहीं मिल रहा है, फॉल्स मतलब इज नॉट गेटिंग 100 इन मैथ्स, और ट्रू का मतलब इज गेटिंग 100 इन अकाउंट्स। तो मैथ्स में नहीं मिल रहा है एंड अकाउंट्स में मिल रहा है, क्या वो एलिजिबल है इस प्राइज मनी के लिए? नो सर। नहीं, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और फाइनली ना मैथ्स में 100 मिला ना अकाउंट्स में 100 मिला, तो डेफिनेटली ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइज मनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। समझ गया? तो इससे हमको एक कंक्लूजन क्या समझ में आया मालूम है कि एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ही फाइनल आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। तो इसका रूल हम लोग ऐसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं, T एंड T इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू को ना यहाँ पे 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक में। वो 3 लाइन का मतलब इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो उसको। इक्वल टू लिखा तो भी चलेगा, और अगर ऐसा इक्विवेलेंट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो रूल क्या बनता है? T एंड T इज
टी, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आया वो क्या होगा? false, हाँ, मतलब टी एंड एफ, एफ, एफ एंड टी, एफ, एफ एंड एफ, एफ। तो याद क्या रखने का? सिर्फ ये वाला याद रखने का कि टी एंड टी क्या होता है? टी होता है। गॉट इट? तो एंड का या कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ, yes sir, चलो अभी नेक्स्ट जो है ना वो किसका बनाने का अपने को? ये लिखो मत ना, पहले सुन लो फिर एक साथ लिखना। सेकंड किसका बनाना है? और डिसजंक्शन का ना, और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। सिंबॉलिक वर्जन क्या होगा? पी और ये वी, वी जो है ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी और क्यू बराबर। बोलो सही है? हाँ Yes, sir, sir. अब ट्रूथ टेबल जब बनेगा तो पी क्यू और साथ में पी और क्यू आएगा। पी क्यू के लिए तो वही फिक्स्ड पॉसिबिलिटीज है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, पी में पहले क्या लिखने का? दो टी दो एफ, और क्यू में क्या लिखने का? टी एफ और टी एफ। तरीका समझ में आ गया ना? या ऐसे भी कर सकते हो, टी 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 एफ एफ। बट वर्टिकली याद रखने का तरीका क्या है? दो स्टेटमेंट में पहले वाले में क्या आता है? टी टी एफ एफ, फिर TF, TF. TFT, अच्छा अभी देखो, ये तो एंड के लिए अपने पास स्कीम थी ना, एक दूसरी स्कीम भी है अपने पास। क्या? कि मैथ्स में 100 आया, या और या अकाउंट्स में 100 आया, मतलब दोनों में से किसी एक में भी 100 आया। यहाँ पे क्या कंडीशन थी? दोनों में 100 आया तो ही 50,000 मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दिया कि मैथ्स में 100 या अकाउंट्स में 100, तो कितना प्राइज मनी मिलेगा? 10,000 का। कितना मिलेगा? 10,000 का। ठीक है, तो अब तुम लोग ये बताओ, ये जो पहला कॉम्बिनेशन है ना, टी और टी, तो टी और टी मतलब मैथ्स में भी 100 मिला और अकाउंट्स में भी 100 मिला, तो क्या वो इस 10,000 के प्राइज मनी के लिए एलिजिबल है? हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स है। दो में से किसी एक में भी मिला तो मिलेगा, तो इसको तो दोनों में मिल रहा है, तो 100% मिलेगा। क्या यहाँ पे उसको प्राइज मनी मिलेगा ये वाला 10,000? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ कंडीशन में क्या है? और और मतलब किसी एक में भी अगर मिल गया 100 तो वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैथ्स में मिल रहा है बट अकाउंट्स में नहीं मिल रहा है, बट स्टिल इज एलिजिबल टू गेट द प्राइज मनी। ठीक है, थर्ड में पॉसिबल है? हाँ हाँ, पहले में नहीं मिल रहा है, मतलब मैथ्स में नहीं मिल रहा है बट अकाउंट्स में मिल रहा है, तब भी उसको प्राइज मनी मिलेगा। बट क्या लास्ट वाले में मिलेगा? नहीं, मतलब मैथ्स में भी नहीं मिला और अकाउंट्स में भी नहीं मिला तो फिर भूल जाओ, ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? yes, तो इसका जो रूल है वो क्या बन सकता है? जब दोनों फॉल्स है और में, तो ही फाइनल आउटपुट क्या होता है? false, False. अदरवाइज क्या हो जाएगा? true, True. तो इसमें सिर्फ ये याद रखने का कि एफ और एफ है तो ही इसका आंसर क्या होता है? F. हाँ, एफ और एफ है तो ही इसका आंसर होता है एफ, और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो आंसर क्या हो जाएगा? टी टी। और यहाँ पे टी एंड टी है तो टी आएगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन है तो क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड का हो गया। अब देखो, ये नॉट से पहले ना मैं इफ देन और इफ एंड ओनली बना देता हूँ। नॉट काफी इजी है, तुम लोग खुद ही बना सकते हो। थर्ड कौन सा है बाय द वे? इफ देन है ना, इफ देन, और उसको कंडीशनल भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। कंडीशनल भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, और उसको ऐसे रीड करते हैं ना, ये सॉरी रीड नहीं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड कैसे करोगे? जैसे ये क्या था? P एंड Q, ये क्या था? P और Q. तो इसको कैसे रीड करोगे? If.
P then Q. Yes, if P then Q. If P then Q. यहाँ भी वही दो स्टेटमेंट है और हमको ट्रूथ टेबल किसका बनाना है, इसका। तो पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ। यहाँ पे देखो मैं दो स्टेटमेंट ले लेता हूँ, पी और क्यू को। इट इज रेनिंग और आई विल कैरी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब कुछ बारिश से बचने के लिए, रेनकोट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रू का मतलब इट इज रेनिंग और फॉल्स का मतलब It is not raining. नॉट रेनिंग। आई विल, ट्रू मतलब आई विल कैरी अम्ब्रेला और फॉल्स मतलब Not carrying. I will umbrella. not carry umbrella. आई विल नॉट बी कैरिंग अम्ब्रेला। अब ये वाले कॉम्बिनेशन को रीड करो जरा, ये ट्रू और ट्रू वाले को कैसे रीड करोगे, बोलो। बोलो बोलो बोलो। If it is raining, then I will carry इफ इट इज रेनिंग देन आई विल कैरी अम्ब्रेला। क्या सही है? हाँ, हाँ, बारिश हो रही है, छतरी लेके जा रहा हूँ, सही है ना। तो फाइनल आउटपुट में क्या आएगा, true. T. ट्रू। सेकेंड रीड करो जरा ये वाला कॉम्बिनेशन। Is If raining. it is raining, I will not. इफ carry इट इज रेनिंग देन आई विल नॉट टेक अम्ब्रेला। सही है? नहीं, नहीं, बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाओ ना यार। तो ये बोल रहे बारिश हो रही है लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, तो ये लॉजिकली गलत कर रहा है। किसी को भीगना है अलग बात है, बट लॉजिकली ये क्या है, गलत है। गलत है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, False. फॉल्स। हाँ, थर्ड रीड करो। If it is not raining, then I will carry an umbrella. क्या ये लॉजिकली सही है कि बारिश नहीं हो रही है और मैं छतरी लेके जा रहा हूँ? गलत है। नहीं, क्यों गलत है? देखो कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बारिश नहीं भी हो रही है तो भी छतरी लेके जाते हैं, हाँ, होता है ना। क्या लॉजिकली ऐसा करना गलत है? No, sir. नहीं, नहीं। तो ये लॉजिकली सही है। अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो भी बाय चांस कभी हो जाए तो मैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लेके जा सकता हूँ, ऐसा करना गलत नहीं है। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, T. टी। और लास्ट वाला इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई विल नॉट कैरी अम्ब्रेला। ये भी सही है, नहीं आ रही है, नहीं लेके जा रहा हूँ, बराबर है, सही है। हाँ, क्या आ सही जाएगा? है। हाँ सही T. तो इसका रूल क्या बनना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, व्हाट शुड बी द रूल फॉर दिस? बोलो, इसका रूल क्या बनना चाहिए? एक ही जगह पे फॉल्स दिख रहा है ना ये, तो इसी को याद रखो। तो फॉल्स कब होता है, जब first condition जो true और false second है। condition T false. एरो एफ, तो ही ये क्या होता है, एफ। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन में ये क्या होगा, True. ट्रू होगा। मतलब टी टू एफ एफ होगा, बट एफ टू टी है या टी टू टी है या एफ टू एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, True. ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग देखो सिर्फ एक पॉइंट याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी के तीन अपने को समझ में आ जाने चाहिए, करेक्ट। Yes, sir. अब फोर्थ वाला तुम लोग खुद अपने एंड से एक एग्जांपल लेके समझा देना मुझे। अभी मैं डायरेक्ट उसका टेबल बना देता हूँ, ये तुम लोग ऐसे होमवर्क, ये तुम लोग का काम है। कौन सा है फोर्थ वाला, इफ एंड ओनली इफ, उसको आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। और इसको अभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, पी डबल साइडेड एरो क्यू। हाँ, इसका वर्बल फॉर्म बताओ जरा, वर्बल फॉर्म।
बोलो कैसे रीड करेंगे? ये क्या था? इफ पी देन क्यों था ना? ये क्या होगा? ट्राई तो करो एटलीस्ट, गलत सही कुछ भी। if P only if PQ. नहीं, ये कैसे आएगा हम लोग? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको रीड कैसे करते हैं? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसका देखो मैं ट्रूथ टेबल तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोग अपने एंड से कोई एग्जांपल लेके इसको जस्टिफाई कर लेना, ठीक है? इसमें जब दोनों सेम है ना तो ट्रू होता है, और ऑपोजिट है तो फॉल्स होता है। मतलब टी टी है या एफ एफ है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अदरवाइज क्या आएगा? false, फॉल्स। तो इसको जनरलाइज करना है ना, तो इसको जनरलाइज करने के लिए दो चीज लिखनी पड़ेगी अपने। कितनी चीज? दो चीज। कौन सी? मतलब टी डबल साइडेड एरो टी भी टी होता है, और एफ डबल साइडेड एफ भी क्या होता है? टी होता है। और इन दोनों के अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो वो क्या हो जाएगा? F, अच्छा, अभी एक फिफ्थ लास्ट वाला कौन सा बचा है? not, Not नेगेशन ना? नेगेशन। हाँ, मतलब नॉर्मली तो नॉट बोलते हैं, और उसका टेक्निकल नेम क्या है? नेगेशन। और देखो यहाँ पे नीचे में उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ, ये सिमिलैरिटी का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पी। इसको रीड कैसे करेंगे? नॉट पी। अच्छा, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ में टोटल अपने पास कितने स्टेटमेंट्स है? दो। हर जगह दो होते हैं ना, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। बट नेगेशन के लिए क्या दो स्टेटमेंट्स की जरूरत है? क्या नेगेशन के लिए दो स्टेटमेंट्स की जरूरत है? नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट का भी नेगेशन लिख सकते हैं ना। जैसे बिल गेट्स इज रिच, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? बिल गेट्स इज rich. Not नॉट रिच। तो क्या दो स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है नेगेशन के लिए? नहीं, नहीं, सिर्फ एक से भी हम लोग नेगेशन लिख सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो काफी इजी है। एक ही स्टेटमेंट है भी, तो एक स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? T or या तो ट्रू होगा या तो False. फॉल्स होगा, मतलब दो ही ऑप्शंस है। और इसका नेगेशन अगर लिखना है तो उल्टा हो जाएगा। अगर ट्रू है तो ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा? false, फॉल्स। और false, फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा? true. ट्रू। true, तो इसका कोई रूल लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो अभी ये जो 5 पॉइंट हमने लिखे हैं ना, ये तुम लोग को सिर्फ 1.2 में काम नहीं आने वाला। ये कहाँ का काम आएगा? मैंने क्या बोला था? 1.2, 1.3, 1.4 और 1.6। 6, 5 बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बाद में देखेंगे। बट ये अभी फटाफट लिख लो। अब देखो, ज्यादातर क्वेश्चन तुम लोग खुद से ही सॉल्व कर सकते हो अगर ये तुम लोग को समझ में आ गया है तो। ठीक है, ये फटाफट कॉपी करो उसको।
गाइस डन 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 लिख लिया सबने? क्या बाकी है? सर लास्ट है 1 मिनट। हाँ ठीक है देखो। अब तो अपना काम एकदम फास्ट हो जाएगा, 1.2 भी हो जाएगा, 1.3 भी हो जाएगा और फुली 1.4 भी हो जाएगा। डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी आ जाओ 1.2 पे। देखो 1.2 में सिर्फ गिनती के ये 9 सब क्वेश्चंस है, 5 इधर 4 इधर।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई के दो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कौन सा है, ई इज ए वोवेल है ना, तो उसको क्या अज्यूम कर लो कि वो स्टेटमेंट पी है। तो पी को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ई इज ए वोवेल, और क्यू को क्या अज्यूम कर लेंगे हम लोग, 2 + 3 = 5। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी कनेक्टिव कौन सा है, और और के लिए क्या है, V वी, और फिर क्या आ जाएगा, क्यू। दैट्स इट। अच्छा इसमें देखो एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पूछा नहीं है, बट मान लो अगर मेरे को चेक करना है कि ये जो भी यहाँ पे बोल रहा है ना, ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे पी जो स्टेटमेंट है, ई इज ए वोवेल, क्या ये ट्रू है, यस सर, yes sir तो मैं पी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, बराबर ट्रू लिख सकता हूँ। फिर क्या आएगा, और स्टेटमेंट क्यू 2 + 3 = 5, क्या ये भी ट्रू है, yes sir तो ये क्या हो जाएगा अपना टी और टी। अब और का रूल तुम लोगों को मालूम है ना, एफ और एफ एफ होता है उसमें, और में एफ और एफ क्या होता है, एफ, बाकी सारे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ट्रू। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू। मतलब ओवरऑल ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ट्रू। ये वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं करना है, ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। 1 में सिर्फ कहां तक लिखना है हमको, अप टू सिंबॉलिक फॉर्म, समझ गया। मैं चाहिए तो वो जो 4 रूल्स है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्या है, टी एंड टी इज टी, फिर एफ और एफ इज एफ, फिर टी इम्प्लीकेशन एफ इज एफ, और फोर्थ में दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो ट्रू होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट एकदम परफेक्टली अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ अभी सेकंड वाला। सेकंड में पहला स्टेटमेंट क्या है, मैंगो इज ए फ्रूट, और क्यू को क्या लेंगे, potato is a vegetable यस, पोटैटो इज ए वेजिटेबल। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो एंड जो है ना, एंड, बट, while, still, although, even though, yet, ये सब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बट का मतलब क्या है, एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, P inverted V Q एस पी इन्वर्टेड वी क्यू। अच्छा अभी थर्ड की जगह ना, पहले मैं देखो फोर्थ बता देता हूँ तुम लोग को। फोर्थ में एक छोटा सा पॉइंट है जो तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ में देखो, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो पी को मैं क्या अज्यूम कर लूं, आई लाइक I like singing प्लेइंग, playing और क्यू को क्या अज्यूम करूं, आई don't like डोंट singing लाइक सिंगिंग। लेकिन देखो जब भी पी और क्यू को डिफाइन करेंगे ना, whenever you define P and Q, always define P and Q in positive sense। हमेशा P और Q को कौन से सेंस में डिफाइन करेंगे, positive तो यहाँ पे दिया तो है कि नॉट सिंगिंग, बट मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, आई dislike singing लाइक सिंगिंग। अब जब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वहां हमको बैलेंस करना पड़ेगा। उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P
फिर बट के लिए क्या आ जाएगा, ये इन्वर्टेड वी। अब मैंने क्यों को लिया आई लाइक सिंगिंग, जबकि एक्चुअल में जो दिया है स्टेटमेंट वो क्या है, नॉट लाइकिंग सिंगिंग ना, डोंट लाइक सिंगिंग। तो क्यू के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ये सिंबल नेगेशन, नेगेशन का सिंबल मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी ने क्यू को ऐसा अज्यूम किया होता आई डोंट लाइक सिंगिंग, तो वहां पे सिर्फ क्या लिखता है वो पी एंड Q. क्यू, वो भी सही है, बट ज्यादा सही क्या है ये। तो अगर 100 में से 100 चाहिए ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखने का। गॉट इट एवरीवन? सर अगर लाइक को डिसलाइक करके ये किया तो भी वो नेगेटिव सेंस नहीं Negative. आएगा। हाँ, ठीक है। तो ट्राई करने का कि पी और क्यू कौन से सेंस में है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस में। अच्छा, यहाँ भी देखो इवन दो भी कौन सी कैटेगरी में आता है, एंड की Conjunction. कैटेगरी में आता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। और क्यू क्या हो जाएगा, इट इज स्टिल रेनिंग। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा इसका, बोलो, पी एंड क्यू। और उसी तरह ये थर्ड वाला भी लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स्ट्रा काम क्या करना है मालूम है ना तुम लोग को, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ यू हैव टू चेक व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट? बोलो, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir. चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करो, फिर 1.3 कर दो। 1.3 एकदम छोटा सा है, इजीली हो जाएगा।
गाइस डन 1.2 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है, पी एंड क्यू बनता है हाँ, और उसमें पी ट्रू है और मून इज ए स्टार, ट्रू है या फॉल्स है? true है. मून इज ए स्टार, बोलो False. फॉल्स। तो False. टी एंड एफ से फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ। फिर सेकंड वाला भी पी एंड क्यू है और उसमें 16 इज एन इवन नंबर, ट्रू है, और 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स है। उसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिर थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स हो, ये जरूरी नहीं, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक के दो सेम आंसर्स भी आते हैं। हाँ, तो मतलब sir. ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। और 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, सही है? Yes, इसके sir. कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं 6 के? 2 3 जा 3 1 जा, तो प्राइम फैक्टर्स सिर्फ कितने उसके, True. 2, जबकि वो बोल रहे हैं 3 होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ओवरऑल वो फॉल्स है। और लास्ट वाला, इफ हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, sorry, the Himalayas are the highest mountains, but they are part of India in the northeast. मतलब P and Q क्या हिमालयस हाईएस्ट माउंटेन्स है? हाँ, यस। और क्या दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ही है ना वो। Yes, sir. तो ये टी एन टी से ये क्या बनेगा, टी बन जाएगा। तो आई होप 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी तुम लोग सबने कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया होगा, सबको यही आंसर्स आए होंगे, ठीक है। अब देखो आज का अपना लास्ट 1.3 काफी इजी है। ये आगे बढ़ूं या लिखना है किसी को? हाँ, हेलो, नहीं sir. हो गया ना? हाँ, ठीक है। अब देखो 1.3 दिख रहा है, बस यही क्वेश्चंस है, इसमें इतने ही क्वेश्चंस है। अब पहले क्वेश्चन में क्या करना है, जो दिया है उसका नेगेशन लिखना है। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेगेशन में देखो सिर्फ एक चीज क्या ध्यान में रखने का, यहाँ पे लिख लो, ऑल जहां भी दिखेगा ना, ऑल, ऑल को किस में कन्वर्ट कर देने का, सम में। जब भी नेगेशन लिखना होगा तो ऑल किस में कन्वर्ट होता है, सम। और ये देखो ये दिख रहा है, ये उल्टा ए, ये किसका सिंबल है, ऑल का। All. और वैसे सम को, ये दिख रहा है, सब उल्टा ही है। सम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मिरर इमेज ही का, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल जहां भी दिखेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सम में, या सम दिखेगा तो ऑल में। तो जो पहला क्वेश्चन है ना 1 का, उसमें बोल रहा है ऑल मेन आर एनिमल्स, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, सम मेन आर Not animals. नॉट एनिमल्स, सम मेन आर नॉट एनिमल्स, हो गया। फिर सेकेंड, -3 is a natural number. -3 is not a natural. not a natural number. The third, it is false that Nagpur is capital of Maharashtra. क्या आ जाएगा, it is True. true that, Nagpur is not मैंने वहां पे नॉट नहीं आएगा, दो जगह नॉट नहीं, एक ही जगह पे, दोनों जगह नॉट करेंगे तो वही बन जाएगा ना। तो अभी मैंने फॉल्स को अगर ट्रू कर दिया तो आगे के स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेगेशन मतलब क्या, मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स को ट्रू करके यहाँ पे नॉट कर दूं तो मीनिंग तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो इट इज ट्रू दैट नागपुर इज
हालांकि स्टेटमेंट गलत है, बट वो जो बोल रहा है हमको सिर्फ लिखना है, डू एज डायरेक्टेड है। इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, इसमें देखो इट इज ट्रू दैट नहीं भी लिखा ना, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र लिखा तो भी मतलब वही रहेगा। तो इट इज ट्रू दैट जो है एक्स्ट्रा है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट क्या ये एक्स्ट्रा है? इट इज फॉल्स। बोलो, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, अरे बोलो यार, फिर नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? Yes, sir. नहीं चलेगा, फॉल्स है ना, तो फॉल्स बोलना पड़ेगा कि इट इज फॉल्स। अभी देखो मैं ऐसा बोलूं कि मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, या इट इज ट्रू दैट मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। सेम ही है। तो इट इज ट्रू लिखा या नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज फॉल्स है तो वो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि वो मीनिंग को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो क्या थर्ड वाला तुम लोग को समझ में आया? इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और फोर्थ वाले का सीधा सीधा क्या बन जाएगा? 2 + 3 इक्वल टू 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखो। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो भी स्टेटमेंट है ना, हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखनी है, हमको ट्रूथ वैल्यू लिखनी है इसके Negation की. नेगेशन की। मतलब सिंपल है, अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा? False. फॉल्स। तो अभी सबसे पहले ये बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। False है. गिवन स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है? ट्रू है ना, √5 इरेशनल ही है ना। जो नॉन परफेक्ट रूट्स है वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं ना, जिनका रूट हमको नहीं मालूम है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, therefore truth value of its negation will be False. f। हाँ, ट्रूथ वैल्यू मतलब f। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखने बोलता तो क्या होती? t। P। बराबर, बट हमको स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं लिखना है, हमको नेगेशन की ट्रूथ वैल्यू लिखना है। लंदन इज इन इंग्लैंड, ट्रू है या फॉल्स है? True। True। ये ट्रू है, तो इसके नेगेशन की वैल्यू क्या होगी? False। फॉल्स। और फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x + 3 इज लेस देन 8, क्या हर x के लिए ये सही है? False. ये No, कुछ sir. x बोलता ना, एवरी की जगह अगर ये सम बोलता तो ये सही होता ना, क्योंकि देखो अगर x की जगह मैं 1 रखूंगा तो ट्रू आएगा, 2 रखूंगा 2 + 3 5 लेस देन 8 सही है, 3 4 तक सही है, बट 4 के बियॉन्ड जब ये x की वैल्यू जाएगी ना, तो क्या ये सही है? No, sir. वो तो ये बोल रहा है हर x जो नेचुरल नंबर है वो उसके लिए ये ट्रू है, जबकि ऐसा नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? False। False. फॉल्स। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? True. ट्रू हो जाएगा। तो अंडरस्टूड 1.3। तो अपना देखो 1.1 भी हो गया, 1.2 भी हो गया, और 1.3 भी हो गया। ये लिख लो पूरा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद 1.4। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज 1.3 का। देखो मैंने रेफरेंस के लिए 1 के तो चारों सब क्वेश्चंस के आंसर लिख लिया है, 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है, इसी के बेसिस पे सब क्वेश्चन नंबर 2 और सब क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.4। ठीक है।